कई साल पहले इसी शहर में वो न जाने कहाँ की ज़मीं से उखड़ के समंदर की बस्ती में उगने चला था। बहुत सारे अल्फाज थे साथ उसके, मोहब्बत के अल्फाज, नफ़रत के जुमले, बगावत के किस्से, बदलते ज़माने, वतन की ज़मीनों के रंगी तराने, गुज़रते हुए वक्त का तेज़ रेला, चमकते हुए सारे लफ्ज़ों के दफ्तर वहाँ ले गया है। मोहब्बत, शराफत, अदावत, बगावत, हरी घास सा सारा सरमाया उसका कड़ी धूप में सूख कर लुट चुका है। फ़कत एक ही लफ्ज़ बाकी बचा है, नहीं। नहीं, एक बड़ा सा नहीं अब तलक उसके होठों से चिपका हुआ है, जिसे वो लगातार दोहरा रहा है। किसी डूबते आदमी की तरह से वो कमज़ोर जबड़ों में तिनका दबाए समंदर की लहरों से टकरा रहा है। ये नज़म थी निदा फाजली की। न सिर्फ उर्दू शायरी बल्कि हिंदी और गुजराती शायरी में यकसा मकबूल एक मोतबर नाम। लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, खोया हुआ सा कुछ, शहर तू मेरे साथ चल का शायर। चलिए मिलते हैं निदा फाजली से और सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी, उनकी कहानी। ये है निदा फाजली। पहचानते तो होगे निदा फाजली को तुम, सूरज को खेल समझा था, छूते ही जल गया। ये सूरज की जलन मेरे साथ उस वक्त शुरू हुई जब मेरे बचपन के शऊर ने पार्टीशन का अजाब देखा। जब पार्टीशन हुआ था उस वक़्त मैं बेशऊरी की हालत में था, लेकिन जब शऊर आया तो मालूम पड़ा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घर से बेघर हो गया। उसकी वजह थी सन 1964 और 65 के दरमियान मेरे वालिदैन ने ग्वालियर में फसादात की वजह से मजबूर होकर मुल्क छोड़ने का इरादा किया था। दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग इन द कॉलेज। मैंने ये महसूस किया उस वक्त कि ज़मीन की तब्दीली मसाइल की तब्दीली नहीं होती या मसाइल का इलाज नहीं होता। When they had decided to migrate, I chose to live in India। और मैं अपने उस इंतखाब की वजह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, सूरज की गर्मियों से जला भी हूँ, भटका भी हूँ, परेशानियाँ भी झेली हैं, लेकिन स्टिल मैं अपने इंतखाब में शर्मिंदा नहीं हूँ। निदा फाजली की शख्सियत बहुत दिलचस्प, बहुत हंसोड़ हैं, वो बज़ला संज हैं, लतीफ़ा गो हैं, लेकिन उनसे थोड़ी देर बात कीजिए तो ये एहसास होता है कि उनकी ज़िंदगी में जो चंद हादसात हुए हैं, जिनमें शायद सबसे अहम हादसा या वाक़या वो उनके ख़ानदान और उनकी फ़ैमिली का बिखराव था। वो उनकी नफ्सियात पर अब तक हावी है और वो उसे फ़रामोश नहीं कर पाते। माँ बाप से अलहदगी और फिर भाइयों का इधर से उधर हो जाना, हालांकि ये वाक़यात बहुत से लोगों के साथ हुए हैं, लेकिन निदा फाजली जैसे हसास शख्स ने उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया है और उसने उनके अंदर एक थोड़ी सी तलख़ी और शदीद तन्हाई का एहसास पैदा कर दिया है, जो उनकी शायरी में भी झलकता है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने फिर हालात से मुकाबला करके अपनी शख्सियत की इस कमज़ोरी पर गालिब आने की क़ुव्वत पैदा की और खुद हंस कर और दूसरों को हंसा कर उस तन्हाई की शिद्दत को भी कम करने की कोशिश की, जो उनकी शख्सियत में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है
और उनकी शायरी में भी। निदा भाई ने तो नई जदीद नस्ल जो है, जदीद शायरी में उन्होंने बहुत अहम काम किया है। बल्कि जदीद नस्ल के जो सरे फहरिस्त में कुछ लोग हैं, उनमें निदा भाई ख़ास तौर से इसलिए भी गर्दाने जाते हैं कि उन्होंने नस्ल में भी बड़ा अहम काम किया। उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने सिर्फ शायरी की और नस्ल में वो काम नहीं किया जो निदा भाई ने किया। जैसे बानी है, सिर्फ शायरी करते रहे, या कुमार पाशी हैं, या मोहम्मद अलवी हैं। देखिए, हाली पानीपती ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। उसने कहा है कि गज़ल भले ही फरसूदा सिनफ़े सुखन हो, लेकिन कभी कभी अगर शायर को अच्छी ज़मीन मिल जाती है तो गज़ल अच्छी लगने लगती है। गिनती की चंद गज़लें हैं असतज़ा की और मौजूदा अहद में, जो अपने लतीफ़ और काफ़िए के इस्तेमाल की वजह से बहुत मशहूर भी हुई हैं। उनमें से एक गज़ल है शाद अज़ीम आबादी की कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। ये लाया गया हूँ कि जो रदीफ़ है, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, इसने गज़ल को बड़ा हसीन बना दिया। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ है कि जब मैं सन 64 और 65 में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने शहर में रोटी के न होने का मातम कर रहा था, तो मैंने ही अपने आप से कहा कि तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती, तालीम सफ़र में भी होती है, यात्रा में भी होती है। और मैं पूरे हिंदुस्तान में भटकता रहा। आगे आगे रोटी थी, पीछे पीछे मैं था। और इस सफ़र में चलते चलते मैं एक ऐसे शहर में आ गया जिसके चारों तरफ समंदर फैले हुए थे और रस्तों में बिना साए के ऊंचे नारियल थे। अब जब यहाँ पर मैं आ गया तो मैं छोटी बस्ती से निकलकर बड़ी बस्ती में आया था, तो बड़ी बस्ती के फासले और बड़ी बस्ती की इमारतें और बड़ी बस्ती में बहने वाले समंदर और उनकी विशालता, उनकी वसअत ने मुझे थोड़ी देर के लिए घबराया भी दिया, परेशान भी किया। और मेरी एक प्रॉब्लम और भी थी कि मैं नारियल की इस नगरी में समंदरों के, खारे पानी के समंदरों की इस बस्ती में अपने शहर के मीठे पानी की नदी तलाश करता था, और नारियल के होते हुए मैं यहाँ नीम और इमली के पेड़ तलाश करता था। और मुझे लगा कि नारियल के पेड़ यहाँ पर नीम के उगने की इजाज़त नहीं देते, और समंदर का खारा पानी जो है यहाँ इमलियों को भी पनपने नहीं देता। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट रहा मेरे और बम्बई के दरमियान। लेकिन बम्बई एक ऐसी खूबसूरत बस्ती है कि जब मैं यहाँ आ गया और जब मैं घबरा कर या ऊब कर यहाँ से निकलने की कोशिश करता था, तो बम्बई का समंदर मेरे सामने आकर मेरा रास्ता रोक लेता था। निदा ने अपना एक लहजा बना लिया है, उसे गैर ज़रूरी तौर पर तोड़ने की कोशिश भी मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं है। जो लहजा बना है वो लहजा एक्नॉलेज हुआ है, लोगों ने उस लहजे को तस्लीम किया। अब उसमें बिलावजह तोड़ फोड़ की कोई ज़रूरत नहीं रहा। इसका कि ज़िंदगी के तजुर्बात जितने होते हैं, इंसान उसी के दायरे में रहकर शायरी करता है, तो जाहिर है कि उनकी अपनी ज़िंदगी की जो तजुर्बात और जो मुशाहिदात हैं वो उन्हीं हुदूद में रहकर शायरी करेंगे और कर रहे हैं। 4 मजमूए उनके आ चुके हैं, लेकिन इस बात को आप न भूलिए कि बहुत कम ऐसे शायर होते हैं कि जिनके अशार उनकी ज़िंदगी में ज़रबुल मसल की हैसियत अख्तियार कर लेते हैं। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, या इस किस्म के बहुत सारे अशार आपको मिलेंगे जो लोग बाकायदा कोट करते हैं, कभी कभी ये जाने बगैर कि ये किस शायर का शेर है। तो मैं समझता हूँ कि जो लहजा उन्होंने बनाया है वही लहजा उनकी मकबूलियत का राज है। इंसानी जहन की तामीर में कई अवामिल शामिल होते हैं। उसमें गुज़रा हुआ बचपन भी होता है, आती हुई जवानी भी होती है,
और जवानी के बाद का पीरियड भी होता है। आदमी कोई ठहरे हुए तालाब का पानी नहीं है। हर दिन के साथ वो नए सिरे से जागता है। और फिर दूसरी और बात भी है कि जैसे जैसे उसके हालात में तब्दीलियां पैदा होती जाती हैं, उसकी नज़र दुनिया को देखने की भी तब्दील होती जाती है। दुनिया वही रहती है जो है, देखने वाली नज़रें बदलती जाती हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो दुनिया कुछ और थी। जब मैं स्ट्रगल करके बाहर आया तो दुनिया कुछ और नज़र आई। और अब जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर लिख रहा होता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ तो दुनिया कुछ और नज़र आती है। तो ये दुनिया जो है पूरी की पूरी तब्दील होता हुआ एक मंजरनामा है। निदा फाजली की ज़िंदगी का सफ़र और साथ ही साथ उनकी शायरी का सफ़र ग्वालियर से शुरू होकर मुंबई पहुंचा और मुंबई में परवान चढ़ा और देखते ही देखते मुल्क भर में एक पसंदीदा शायर माने जाने लगे और उनकी अदबी खिदमात के सिलसिले में उन्हें बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया। गालिब अवार्ड बराए अदब, साहित्य अकेडमी अवार्ड, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद पुरस्कार, जयदयाल हारमोनी अवार्ड, रोटरी एक्सलेंट अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड बराए फिल्म सुर्ख। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने अवार्ड से नवाजा। मैं समझता हूँ कि निदा ने बहैसियत मजमूई शायरी अच्छी की। तो जब शायरी अच्छी की है तो इसका मतलब यह है कि गज़लें भी अच्छी कही हैं, नज़में भी अच्छी कही हैं, दोहे भी अच्छे कही हैं। अब उसमें ये तफरीक करना कि गज़ल ज़्यादा अच्छी कही है या नज़म ज़्यादा अच्छी कही है या दोहे ज़्यादा अच्छे कहें, ये ज़रा मुश्किल होता है। अगर शायर अच्छा है तो हर जगह अपने आप को नुमाया कर सकता है। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, सिर्फ शिकारी के लिए। जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। गज़ल तारीख़ी एतबार से 700-750 साल पुरानी हो चुकी है और गज़ल की जो क्लासिकी तारीफ़ है उसमें यह है कि गज़ल बिना महबूबा के मुमकिन नहीं होती। मैंने जब गज़ल लिखी तो मुझे ख़्याल आया मेरी गज़ल नई है तो महबूबा भी नई हो। मैंने नई महबूबा की तलाश की और वो मुझे अपने माजी में मिली। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। याद आती है, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बान की खुर्री खाट के ऊपर, बान की खुर्री खाट के ऊपर, हर आहट पर कान धरे, हर आहट पर कान धरे। आधी सोई आधी जागी, थकी दोपहरी जैसी माँ। बीवी, बेटी, बहन, पड़ोसन, थोड़ी थोड़ी सी सब में। बीवी, बेटी, बहन, पड़ोसन, थोड़ी थोड़ी सी सब में। दिन भर एक रस्सी के ऊपर, चलती नटनी जैसी माँ। और इस गज़ल का आखिरी शेर है कि बांट के अपना चेहरा, माथा, आँखें, जाने कहाँ गई। हमारी तारीख़ में बड़े बड़े सखियों के किरदार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माँ से बड़ी सखी या बड़ी हातमताई अभी कायनात में पैदा नहीं हुई। बांट के अपना चेहरा, माथा, आँखें, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। फटे पुराने एक एल्बम में, चंचल लड़की जैसी माँ।
बेसन की सौंधी रोटी पर। और एक गज़ल और है, गज़ल बेटी के लिए है ये। महबूबा के रूप माँ भी है, महबूबा का रूप बेटी भी है। मैंने बेटी पर एक गज़ल कही है, और वो गज़ल है उस शायर के ज़मीन में जिसके मज़ार को कुछ साल पहले तोड़ दिया गया और उसकी कई सौ साल की नींद को ख़राब किया गया। उसने कहा था कि बेवफाई न कर खुदा सू डर, जग हसाई न कर खुदा सू डर। लेकिन उसकी बात दंगाइयों ने नहीं मानी। उसकी मशहूर गज़ल है, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। गज़ल का मतलब है कि जिसे देखते ही खुमारी लगे, जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे। बेटी के लिए, जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे। और उजाला सा है उसके चारों तरफ, उजाला सा है उसके चारों तरफ, वो नाजुक बदन पाँव भारी लगे। उजाला सा है उसके चारों तरफ, वो नाजुक बदन पाँव भारी लगे। और वो ससुराल से आई है मायके, आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। वो ससुराल से आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। और बेटी के लिए एक शेर है, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। हंसी सूरतें और भी हैं, हंसी सूरतें और भी हैं, मगर वो सब सैकड़ों में हज़ारी लगे। हंसी सूरतें और भी हैं, मगर वो सब सैकड़ों से हज़ारी लगे। और इस गज़ल का आखिरी शेर है, मैं दुनिया के उन तमाम लीडरों से गुजारिश करूँगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए पुरसुकून दुनिया चाहिए, कि चलो इस तरह से सजाएं इसे, चलो इस तरह से सजाएं इसे, इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। निदा को जो फिनोमिनल ब्रेक मिला फिल्म इंडस्ट्री में, वो बायदो शायद है। शायद ही किसी गीतकार को इतनी इस तरीके से ब्रेक मिला हो जिस तरीके से उन्हें मिला है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुरू ही से फिल्मी शायरों और फिल्मी शायरी के बारे में उनके जहन में एक कंटेम्प्ट का रवैया था। वो उसे कबरुदबा चीज़ समझते थे। फिल्मों में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कॉलेज से जो जुनून मेरे साथ था वो बम्बई तक मेरे साथ रहा। मैं लिखता था हिंदी धर्मयुग में, मैं लिखता था उर्दू बिलिट्स में, मैं एडिट करता था एक हिंदी हफ्तावार रस नटराज के नाम से। लेकिन इन तमाम मसरूफियत के बावजूद मेरा वो घर जो सन 64 और 65 में मुझसे छीन लिया गया था, मुझे बम्बई आने तक नहीं मिला। और उसी बेघरी के दौर में मेरे जो ठिकाने थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया में धर्मयुग का ऑफिस था, या सारिका का ऑफिस था, या उर्दू बिलिट्स का ऑफिस था, या और ऐसे ही इनकलाब का ऑफिस था। मुझे उन ठिकानों में एक मैसेज मिल रही थी लगातार कि कमाल अमरोवी वांटेड टू मीट मी। तो मैं ये उस ज़माने में समझ नहीं पा रहा था कि कमाल अमरोवी जो इस्टेब्लिश डायरेक्टर हैं वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। बहरहाल जब कई जगह ये मैसेज मुझे मिली तो मैं उनसे मिलने गया, तो मालूम पड़ा कि वो रज़िया सुल्तान बना रहे हैं और उसके गीत जानिसार अख्तर साहब लिख रहे थे। उनका इंतकाल हो गया था। तो कमाल साहब ने मुझे जब देखा और मिले तो कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे मुकम्मल शायर की ज़रूरत है। मैं इंकिसार से मैंने कहा कि मैं हाजिर हूँ। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन निदा साहब,
शायरी और होती है और फिल्मी नगमा नगारी और होती है। और उन्होंने सिलसिला जारी रखते हुए आगे बताया कि जानिसार अख्तर साहब मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा मैं इस शर्त पर आपके मिजाज को पहचानना नहीं चाहता। उन्होंने सिचुएशन सुनाई, मैंने गाना लिखा। निदा फाजली एक जदीद शायर और आज की शायरी में एक ऐसा नाम जो हर एक जुबां पे है। उनकी शायरी को एनालाइज करना मेरे बस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैंने समझा है उनको, सबसे पहले ज़बान की बात करेंगे। वो आज की ज़बान में बात करते हैं। वो आज की ज़बान जो आज जो उर्दू बोली जाती है उसमें भी शायरी करते हैं वो, इसलिए उनको समझना बड़ा ही आसान है। और शायरी में जो उनका थॉट प्रोसेस है वो एकदम हटके है। वो शमा की बात नहीं करेंगे, तारों की बात नहीं करेंगे, सूरज की नहीं करेंगे, कब्र की बात नहीं करेंगे। वो ज़िंदगी की बात करते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो मुसीबतें हैं, रोज़मर्रा की जो खुशियां हैं, वो अपनी शायरी में बांटते हैं। फिर उनकी शायरी में स्टायर बड़े अच्छे हैं। पॉलिटिकल स्टायर है, सोशल स्टायर है। यूँ कहिए कि मिलजुल के अगर उनको उनकी शायरी को और उनकी शख्सियत को देखा जाए तो वो एक कंप्लीट शायर है। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती। उनकी 2 एल्बम की इनसाइट, इन सर्च फिलोसफिकल है, उसमें कोई रोमांटिक बातें नहीं है, ज़िंदगी की असलियत की बातें हैं। और आखिर में मैं बस 2 शेर पढ़ूंगा उनके, जो कि मेरे फेवरेट शेर हैं और काफ़ी मशहूर शेर भी हैं। पहला शेर तो है ये कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और एक उनका शेर बहुत मशहूर है, वो यूं है, इस शहर में तो सबसे
मुलाकात हो गई। इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। नक्शा उठा के और कोई शहर ढूंढिए। और एक मेरी गज़ल है जो मेरी फेवरेट गज़ल है, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ निदा फाजली इन माई कलेक्शन। उसका मतलब यूँ है, कभी कभी यूँ भी हमने अपने जी को बहलाया है। कभी कभी यूँ भी हमने अपने जी को बहलाया है। जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। कभी कभी यूं भी हमने। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। 2650 साल पहले महात्मा बुद्ध ने एक रात से नकाब उठाया था। उन्होंने कहा था कि चेंज इज़ द ओनली रियलिटी ऑन दिस अर्थ, बट द ग्रेटर रियलिटी इज़ दैट चेंज आल्सो चेंजेस। इसको बहुत बाद में डॉक्टर इकबाल ने कहा था या दोहराया था, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, शायरी के मेरे उर्दू में 6 मजमूए आ चुके हैं। मैंने कोशिश ये की है कि अपने हर मजमूए में मौजू के लिहाज से, शेरी ज़ुबान के लिहाज से और मौजू के ट्रीटमेंट के लिहाज से अपना नया तारुफ दूँ। मेरे पहले मजमूए का नाम लफ्ज़ों का पुल था, और जो नया मजमूआ है, आमतौर से लोग नए को आखिरी के मानी में इस्तेमाल करते हैं, मैं नया कह रहा हूँ, एंड इट्स माय ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ द लाइफ। ये ज़िंदगी की तड़प है। तो ये जो सफ़र शुरू हुआ है लफ्ज़ों का पुल से ज़िंदगी की तड़प तक, और ये सफ़र जारी है। मैंने कोशिश ये की है कि शायरी का रिश्ता उस आदमी से जोड़ने की कोशिश करूं जो तारीख़ के हर दौर में ताकत के इस्तेसाल का शिकार रहा है। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए, दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता। दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। ये तो चेहरे का फ़कत अक्स है, तस्वीर नहीं। ये तो चेहरे का फ़कत अक्स है, तस्वीर नहीं। इसमें कुछ रंग अभी और चढ़ाते रहिए।